नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने सुनी जनता की पीड़ा, कई मामलों का किया निपटारा, अधिकारियों को दिए निर्देश। हल्द्वानी विधायक सुमित हदेश का पुलिस पर हमला, फर्जी केस लगाने के लगाए गंभीर आरोप। मदरसन कंपनी मामले से जुड़ा विवाद, पीड़ितों ने लगाए मारपीट और धमकी के आरोप। उत्तराखंड में गर्मी के साथ कई जंगलों की आग, 5 दिन में खाक हो गया 41.27 हेक्टेयर फॉरेस्ट। गर्मी की वजह से उत्तराखंड में बदली स्कूलों की टाइमिंग, अब सुबह 1 घंटा पहले खुलेंगे स्कूल। देहरादून पेयजल निगम रिश्वत कांड में अधीक्षण अभियंता पर 10 लाख लेने का आरोप, विजिलेंस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश। उत्तराखंड में पहाड़ों पर वर्षा, बर्फबारी, मैदानी क्षेत्र में पारे ने तोड़ा रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सीधे लेकर चलते खबरों के विस्तार में। खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे ही उत्तराखंड के जंगल भी धधकने लगे हैं। इस साल फायर सीजन की शुरुआत को राहत भरी नहीं, लेकिन जंगलों में वनाग्नि का तांडव देखने लगा है। पौड़ी गढ़वाल जिले की श्रीनगर रेंज में सुमाड़ी और आसपास के जंगलों में इस वक्त भीषण आग लगी हुई है। तेज हवाओं के कारण वनाग्नि ने विकराल रूप ले लिया है। फिलहाल वन विभाग की टीम आग को काबू करने में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि जंगलों में लगी आग पर पहले वन विभाग ने काबू पा लिया था, लेकिन फिर कुछ शरारती तत्वों ने जंगलों में आग लगा दी, जिससे स्थिति और भयावह हो गई। गढ़वाल और कुमाऊं में जंगली जानवरों के हमले और वनाग्नि पर भी वन विभाग और सरकार ने अपनी चिंता जाहिर की है। हालांकि सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने का दावा तो पहले से ही किया जाता रहा है, लेकिन इसका कोई धरातल पर बड़ा असर देखने को अभी तक नहीं मिला है। आए दिन जंगली जानवरों की वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। सरकार का दावा फेल होता है। बीते दिनों वन विभाग के वन मंत्री के साथ बैठक भी की गई। उक्त विषयों पर चिंता भी जाहिर हुई, लेकिन उसका कोई व्यापक असर दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष ने सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की रणनीति बनाने की बात कही है। विपक्ष का मानना है कि वन महकमे में कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही और आज भी प्रदेश में इन जंगली जानवरों के साथ आए दिन मानव को अपनी जान देकर सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा है। और गांव में कल एक शादी थी, मैं भी उस शादी में सम्मिलित होने यहाँ पर आया था। तो वहाँ पर शादी जैसी शाम को शादी ख़त्म हुई तो ये वहाँ से अपने घर को लगभग, शादी से हमारे घर की दूरी यहाँ पर लगभग आधा किलोमीटर है, उससे ज़्यादा 500-600 मीटर की दूरी पर है। और बीच में एक घर और था, उसके पीछे से कहीं से इसको जब सुबह मेरे पिताजी डेयरी दूध लेने जा रहे थे तो उन्होंने इसका गिरा हुआ फ़ोन देखा वहाँ पर। तो जब फ़ोन देखा तो क्योंकि रात भर वो घर नहीं आया था, ऐसा होता है कभी कभी गांव में, ऐसा शादी का माहौल था, हमने सोचा कि उन्हीं के घर में रात को रुक गया हो। तो सुबह जैसे ही मेरे पिताजी ने फ़ोन देखा, फिर इसकी ढूंढ खोज शुरू करी। उसके एक खेत नीचे फिर इसका एक पैर का जूता मिला। उसके बाद फिर सब लोग यहाँ पर, गांव के लोग इकट्ठा हुए और सब लोगों ने मिलजुल के यहाँ पर ढूंढा। तो लगभग 100-200 मीटर की दूरी पर ही क्षत हालत में उसका यहाँ पर शव बरामद हुआ है। इस दिन में ये तीसरी घटना है। पहले सूर्या गांव पर हुई, दूसरा जोली गांव पर हुई, तीसरी भदुनी पर हुई और लगातार ये मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें वन विभाग बहुत ज़्यादा मैं दोषी मानता हूँ, क्योंकि जहाँ हम लोग पलायन कर रहे हैं, गांव में महिलाएं बचे हैं या कुछ युवक बचे हैं, वो लोग अगर दैनिक काम के लिए अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि जिस प्रकार से ये चल रहा है, मानव संघर्ष चल रहा है, तो उसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं इन जानवरों को या तो गांव से दूर करने के लिए वन विभाग को आगे आना चाहिए या गांव वालों को ही अनुमति देना चाहिए कि कम से कम अपने घर के आसपास जो जानवर हैं आप उनको अपनी बाउंड्री के अंदर मार सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे नियम आना चाहिए। आई है कि बदूनी गांव में लगभग 35 से 36 साल का 35 to 37 ईयर्स ओल्ड श्री कमल बिष्ट है। उनका जो है देहांत, उनका जो है टाइगर से, बाघ से, संभवतः बाघ से हमला करने के उपरांत मृत्यु हुआ है करके। और कल रात से ही वो लापता थे। वहाँ पर एक शादी का एक फंक्शन चल रहा था, तो वो पंडाल के बाहर थोड़ा सा गए थे, उसके बाद वो लापता थे। सुबह स्थानीय लोगों ने काफी देर ढूंढ खोज करने के बाद नीचे गधेरे में मिला है।
तो इसके सूचना पर हमने वहां पर फोरेंसिक टीम्स, बीडीएस टीम्स और अन्य पुलिस टीम्स को मोबिलाइज किया है। नगर वन प्रभाग के अंतर्गत ग्राम बद्यूनी में एक व्यक्ति हैं कमल, जिनका देहांत हो गया है और उनकी बॉडी आज प्राप्त हुई है। तो अत्यंत दुखद घटना है। मौके पे डीएफओ, मैं और माननीय विधायक जी भी उपस्थित हैं और मौके का पूरे इलाके का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है और अग्रेतर कार्रवाई नियमानुसार उस जंगली जो भी जानवर है वो पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की जा रही है, की तैयारी चल रही है। अगर पोस्टमार्टम होने के बाद सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद जंगली जानवर को फिर रेस्क्यू करने की या उसको अंतिम विकल्प के रूप में नष्ट करने की कार्रवाई के लिए डीएफओ साहब प्रस्ताव प्रेषित कर रहे हैं। लगातार वन्यजीव मानव संघर्ष में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर नुकसान दोनों तरफ का हो रहा है। अब तो विपक्ष के पास भी ये मुद्दा सरकार को चिताने के लिए काफी है। लगातार प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी जारी है, लेकिन इस समस्या से निपटने का इलाज किसी के पास नहीं है। सरकार सहित वन विभाग का पूरा सिस्टम अब तक मानव वन्यजीव संघर्ष पर फेल नजर आ रहा है। साथ ही वनाग्नि की समस्या भी गर्मी आने से पहले ही नजर आ रही। सत्ता पक्ष सफाई देता नजर आ रहा है और आम जनता को आए दिन जंगली जानवरों के हमले से भी लड़ना पड़ रहा है। इस विषय के चलते प्रदेश के कई इलाकों में प्रदर्शन भी होते दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष भी सरकार पर जमकर हल्ला बोलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हमने जो जंगली जानवरों के हमले हुए और हमारे उत्तराखंड में जनहानि हो रही है उसके लिए सरकार को प्रस्ताव दिए हुए हैं। उन पर सरकार काम नहीं करना चाहती। हमने प्रस्ताव दिए हैं कि प्रत्येक ग्रामीण जो क्षेत्र में हमारा जो गाँव वासी जो निवास कर रहा है उसे 4,000 रुपये महीना आप कुत्ते पालने के लिए दीजिए। आपको गाँव की परिधि में आप इलेक्ट्रिक बाड़ लगाइए और जो संघर्ष में उनको क्षति हो गई है, जो मारे जा रहे हैं, उनको कम से कम 50 लाख रुपए आप मुआवजा दीजिए। ये प्रस्ताव उत्तराखंड क्रांति दल के ठोस प्रस्ताव हैं जिनके बिना आप जंगली जानवरों को रोक नहीं सकते। भी नहीं कर पाई है सरकार दावा नहीं कर पाई। सरकार का सब्जेक्ट ही नहीं है ये। सरकार इसमें सोचने को ही तैयार नहीं। अगर सरकार ये कह रही है, मंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई महिलाएं जंगल न जाएं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कल ही महिलाएं जंगल तो नहीं गई थी। पौड़ी में जो महिला कल बाघ का निवाला बनी परसों, वो जंगल तो नहीं गई थी, वो अपने खेत में काम कर रही थी। तो मंत्री जी उसके खेत में काम करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं क्या, ताकि वो घर से भी ना निकले? हमें साहब पौड़ी डिवीजन के अंदर, पौड़ी जनपद में नहीं, पौड़ी डिवीजन में वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं हमें तो ज्यादा रही है और इसको लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहां पर पौड़ी डिवीजन में डीएफओ से लेकर एसडीओ से लेकर हमारे फॉरेस्ट के सभी कर्मचारी पूरी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कैंप स्तर पर इसके वर्कशॉप भी लगाई है लोगों को जागरूक करने की, और साथ ही साथ विभाग के द्वारा जिससे सोलर लाइट्स और बुश कटर्स भी गाँव में भेजे जा रहे हैं, ऐसे हॉट स्पॉट को आइडेंटिफाई करके। उसमें थोड़ा आवश्यकता ये है कि जनता की जागरूकता की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हमने मैन पावर भी बढ़ाई। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार गंभीर होता जा रहा है। राज्य गठन के बाद से अब तक वन्यजीवों के हमलों में 1296 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,624 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये जानकारी खुद वन मंत्री द्वारा दी गई। साथ ही के नैनीताल जिले में भी आदमखोर का लगातार आतंक बना हुआ है। 100 से ज्यादा स्कूलों में ताला लटका हुआ है। बाकायदा जिले के डीएम को स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी करना पड़ा। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वन महकमे ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं गर्मियां आते ही वन महकमे के सामने फायर सीजन की शुरुआत में ही वन संपदा को भारी नुकसान होता भी दिखाई देना शुरू हो गया है, जिसका अभी तक कोई इलाज सरकार के सामने नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि आने वाले इस गर्मियों के सीजन में प्रदेश की वन संपदा और वन्य जीव संघर्ष से कितना बड़ा नुकसान होने की संभावना है, जिस पर अभी तक सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाई है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की तरफ। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिला प्रशासन द्वारा यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा का संचालन अत्यंत सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से किया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, साफ सफाई और परिवहन सुविधाओं की व्यापक मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है, ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की असुविधाओं का सामना न करना पड़े। प्रशासन की समर्पित टीमें यात्रा मार्ग पर 24 आवर्स निगरानी रखी जा रही है, जिससे आकस्मिक परिस्थितियों में त्वरित एक्शन लेकर यात्रा को निर्बाध संचालित रखा जा सके। जिलाधिकारी प्रशांत आर्या ने यात्रा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने और तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे तरह दुरुस्त और क्रियाशील रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को सभी धाम के सुविधाजनक दर्शन पूजन सुनिश्चित कराना प्रशासन की वरीयता में शामिल है।
यात्रा पैकेज लिया हरिद्वार से और आपके यहाँ इस होटल में रुका और कल हम लोग का यमुनोत्री का ट्रिप था। माँ यमुना मैया के आशीर्वाद से हम लोग यमुनोत्री का अच्छा से ट्रिप कर लिया। ठीक है, अच्छा है, श्रद्धालु तो आते ही रहते हैं। यमुनोत्री का 6 किलोमीटर का हम लोग का जो ट्रैकिंग था। सबसे पहले तो नमस्कार करते हैं को। उसके बाद यहाँ का बहुत अच्छा हमें जगह होटल यहाँ का आदमी लगा, हमें बहुत खुशी हुआ। हम सोचेंगे पहली बार आए हैं, दोबारा भी आने का भगवान हमें बुलाए। और मैं युवाओं से ये अपील करूँगा कि आज के जो युवा हैं काफ़ी सारे हम देखे हैं कि वो नशा की तरफ जा रहे हैं, तरह तरह के नशा कर रहे हैं, लेकिन कोई कहीं भी भगवान की ओर किसी की आस्था नहीं रही। तो हम लोग युवा अभी जो जेन जी हैं वो आस्था की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं। अगली खबर गदरपुर से है, जहां जहां विकास के दावों के बीच विरोध की आवाजें तेज होने लगी। एक तरफ शहरी विकास मंत्री राम सिंह खेड़ा गूलर भोज में रोड शो के बाद जनसभा संबोधित कर रहे थे, तभी दूसरी तरफ वार्ड नंबर 2 के बासिंदों ने नाराजगी का बिगुल फूंकते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश चुंग की खिलाफत करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारियों ने वार्ड में बुनियादी सुविधाओं के अभाव का दावा किया। आरोप लगाया कि न तो सड़क बनी है और न ही जल निकासी का कोई इंतजाम है। इससे नगर का पानी खेतों पर भरकर फसलों को बर्बाद करता है। बार बार शिकायत करने पर मात्र कोरे आश्वासन दिए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। मंत्री के कार्यक्रम में विरोध की खबर पहुंचते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक पीछे हटने को मजबूर कर दिया। हो पाएगा हम पूरा प्रयास करेंगे। बोला ये हमारे गुलरबोध क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक गुलदस्ते के रूप में कई लोग यहाँ पर जिंदाबाद गुलरबोध क्षेत्र के विकास के लिए, इस नगर पंचायत के विकास के लिए जो भी हमसे हो पाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसे नगर पंचायत के विकास के लिए हम कोई कमी नहीं करेंगे। धन्यवाद नयाल जी, आप कवरेज देने के लिए आए हैं। सबसे पहले कि हम आपको ये अवगत कराना चाहते हैं कि इस गोविंदपुर जो नगर पंचायत के अंदर ये जो वार्ड आता है, तो गांव वासियों के द्वारा मुझे भी अवगत कराया गया कि आज यहाँ पर माननीय मंत्री जी का पहला दौरा है और यहाँ पर आपको आना है। तो मेरे द्वारा भी यहाँ आया गया क्योंकि गाँव का जो विरोध है कि देखो यहाँ पर अभी एक विद्यालय है, विद्यालय में जाने के लिए सड़क नहीं है और इधर गोलाई एक के बारे में अवगत कराना है उन्हें। और जो है प्रशासन हमें यहाँ पे खड़े नहीं होने दे रहे हैं, इस वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ रही है। मतलब क्यों नहीं खड़ा होने दे रहे प्रशासन आपको? क्या बोल रहे आप लोग जो है रोड पे नहीं खड़े हो गए, अपना एक प्रतिनिधि मंडल बनाओ, हम उनसे मुलाकात करवाएं। बढ़ते अगली खबर की तरफ धर्मनगरी हरिद्वार के बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ स्थित एचपीएम इनोटेक प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में भीषण आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर ही साफ दिखाई दे रहा था। घटना के वक्त फैक्ट्री में काम चल रहा था, तभी अचानक आग भड़क उठी। आग की तीव्रता को देखते हुए फैक्ट्री परिसर में चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों और आसपास की अन्य फैक्ट्रियों के लोगों में दहशत फैल गई और आनंद फानन सभी सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई यूनिट तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद भी आग बुझाने का प्रयास जारी है। आग की भयावहता को देखते हुए अतिरिक्त दमकल वाहनों को भी तैनात किया गया है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अगली खबर डोईवाला से है। डोईवाला के हर्रावाला स्थित सिद्ध पीठ बाबा लक्ष्मण सिद्ध मंदिर में आज वार्षिक पूजा और भंडारे का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ कमाया। मान्यता है कि भगवान लक्ष्मण ने इस स्थान पर कठोर साधना कर सिद्धि प्राप्त की थी, जिसके बाद इस पावन स्थल का नाम लक्ष्मण सिद्ध बाबा पड़ा। यही कारण है कि यह मंदिर क्षेत्र में आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। हर वर्ष अप्रैल माह के अंतिम रविवार को यहाँ भव्य अनुष्ठान और भंडारे का आयोजन किया जाता है।
इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लेते हैं। पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया था और धार्मिक माहौल में भक्ति गीतों की गूंज सुनाई देती रही। श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ पूजा में भाग लिया। भंडारा होता है, अप्रैल के लास्ट में होता है और ये हर साल होता है। क्या क्या कार्यक्रम होता है? कार्यक्रम यहाँ पे भंडारा होता है, प्रसाद वितरण होता है, हवन होता है, रुद्री यज्ञ होता है। इसकी अगर मान्यता क्या? लक्ष्मण तीर्थ की कहानी है कि दत्तात्रेय हुए हैं, 984 सिद्ध हुए, 84 सिद्धों में से एक है। आज का दिन यहाँ के लिए सबसे शुभ माना जाता है। ये साल के लास्ट रविवार को होता है, वो भी अप्रैल के। और यहाँ मैं बचपन से आ रही हूँ, यहाँ से मेरी आस्था बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। जो भी चीज़ आज तक मांगी है बाबा ने पूरी करी है। आज के दिन यहाँ बहुत सारी भीड़ होती है, दूर दूर से काफ़ी लोग आते हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सारी जगह से लोग आते हैं। सुबह यहाँ पे यज्ञ होता है। अगली खबर आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खटीमा में नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी गईं और मौके पर ही कई शिकायतों का निस्तारण किया गया। जन सुनवाई में बिजली के जर्जर पोल, नालियों की सफाई और सड़कों की मरम्मत जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। नोडल अधिकारी ने संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हुए शेष समस्याओं को समयबद्ध तरीके से हल करने को कहा। विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत जन समस्याओं से संबंधित कतिपय आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनके संबंध में जो भी अपेक्षित कार्रवाई है उसको यथाशीघ्र करके इनका समाधान किया जाएगा। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है खबर उत्तराखंड में और बढ़ते हैं खबरों में। अपने एक दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया। नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान हरीश ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के साथ सत्ता में वापसी करने जा रही है। प्रदेश की जनता भाजपा के झूठे वायदों से त्रस्त हो चुकी है। आमजन ने बदलाव का मन बना लिया है। हरीश रावत ने पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की गई होगी तो ममता चुनाव जीतने जा रही है, पर चुनाव परिणाम वास्तविक जनमत को दर्शाएंगे। जबकि केरल और असम में कांग्रेस जीत रही है। उन्होंने तमिलनाडु में भाजपा गठबंधन को बड़ा झटका लगने जा रहा है। हरीश रावत ने इस बयान को आने वाले चुनावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां उन्होंने एक तरफ कांग्रेस की संभावनाओं को लेकर भरोसा जताया तो वहीं चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए। ये 2002 में भी थी। 2002 में और प्रबल रूप से लोग इसको दर्शाते थे, लेकिन कांग्रेस जीती और 5 साल सरकार चलाई। 2012 में भी लोग यही कहते थे कि कांग्रेस में मतभेद है और उन मतभेदों के बावजूद कांग्रेस जीती और 5 साल सरकार चलाई कांग्रेस ने। तो इसलिए ये मनभेद कांग्रेस की जीत के रास्ते में नहीं आएंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर कालाढूंगी से है। एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां वन विभाग कर्मवीरों को सम्मानित करने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक द्वारा किया गया। जिन्होंने जंगल बचाया उन्होंने जीवन बचाया। इसी संदेश के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में वन विभाग के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर IAFS अधिकारी और पर्यावरणविद भी मौजूद रहे, जिन्होंने वन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और मानव वन्यजीव संघर्ष जैसे अहम मुद्दों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान वनों की वर्तमान स्थिति और विभाग के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी सार्थक चर्चा की गई, जिसमें अधिकारियों के अनुभवों और सुझावों को विशेष महत्व दिया गया। बताया जा रहा है कि मनोज पाठक इससे पहले भी गांव के गौरव और नगर की नायक जैसी पहल के जरिए समाज के गुमनाम नायकों को सम्मानित करते रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पण और कर्मवीरों के सम्मान की यह पहल क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।
करने वाले, विषम परिस्थिति में काम करने वाले लोग हैं, वो खासतौर से समाज के लिए नेगलेक्टेड लोग समझते हैं। लेकिन मनोज पाठक जी ने जो आज पहल की है, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है और उनको इस बात के लिए साधुवाद है। और हमारे जितने भी वनकर्मी आज यहाँ पे जो उपस्थित हुए, जिनको ये बहुत ही अच्छी पहल है पाठक जी की। मनोज पाठक जी तो वैसे भी समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनसे जानता हूँ कि ये बहुत कुछ समाज के लिए कर रहे हैं। और ये जो इनके पर्यावरण को लेकर पहल है, इसका तो बहुत ही मैं स्वागत करता हूँ। क्योंकि देखिए, जो वनकर्मी है हमारे, वो पूरा अपना जीवन की रिस्क लेकर के वनों को बचाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। निश्चित रूप से इससे जो है वन विभाग के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। हालांकि ये रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए था, लेकिन फिर भी इसको देख करके जो हमारे कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनका ही मनोबल बढ़ेगा। इसके लिए मैं श्री मनोज पाठक जी का विशेष धन्यवाद देता हूँ। लिए जहाँ तक बात है तो इसमें तो मैं ये कहूँगा कि ये इनकी अच्छी पहल है कि लोगों को ला करके लोगों के बीच में दिखा रहे हैं कि हाँ, इन लोगों ने ये वर्क किया। जहाँ तक वन संरक्षण की बात है तो वन संरक्षण की बात में मतलब ये है कि देखिए कि पेड़ तो अंधाधुंध कट रहे हैं। वाक्य है, लेकिन इस वाक्य को जीवन व्यवहार में उतारने के लिए यदि नज़दीक से देखते हैं तो वो प्रत्यक्ष में अनुभूति उनके जीवन के उनके अनुभवों से सीखा जा सकता है, देखा जा सकता है। नज़दीक में यदि हम जाते हैं, किसी परिवार में यदि एक छोटा सा सांप आता है तो किस तरह की भयावह की स्थिति हो जाती है और अनिश्चितता की स्थिति बन जाती है। उस सबको बहुत वस्तु स्थिति को सबको राहत की सांस देने के लिए हमारी टीम वन विभाग की जो पहुंचती है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, हल्द्वानी में बीते दिन एक सनसनीखेज फायरिंग की घटना सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया। गनीमत रही कि पीड़ित और उसका पोता बाल बाल बच गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुभाष नगर निवासी कमल परमार ने अपने साथियों योगेंद्र परमार और सुदर्शन परमार के साथ कोतवाली हल्द्वानी में तहरीर दी। शिकायत में बताया गया कि शाम करीब 7 बजे मनीष परिहार नामक व्यक्ति ने अपनी कार UK 04AQ 3663 से आकर कमल परिवार को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। गोली उनके मकान की सीढ़ियों पर जाकर लगी। इस घटना के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में FIR संख्या 139/2026 धारा 109 BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर मंजूनाथ TC ने तुरंत संज्ञान लिया और पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कुमार कत्यार व क्षेत्राधिकारी अमित कुमार के पर्यवेक्षण में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी मनीष परिहार 45 वर्ष निवासी कृष्णानगर फेस 6 डहरिया हल्द्वानी को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से एक 32 बोर रिवॉल्वर, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस टीम ने उपनिरीक्षक भूपेंद्र सिंह मेहता, कांस्टेबल ललित नाथ और कांस्टेबल मुकेश सिंह शामिल रहे। पुलिस के अनुसार आरोपी से पूछताछ जारी है और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। एक ऑपरेशन प्रहार अभियान चल रहा है, उसमें SSP नैनीताल महोदय के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई जारी है। कल एक सूचना मिली थी, हल्द्वानी क्षेत्र में एक फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें तत्काल एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें हमारे अंडरटेनिंग अंकित और कोतवाल विजय मेहता के नेतृत्व में टीम गठन हुआ था। ये मौके पे जाके इन्होंने वेरीफाई किया, CCTV कैमरे आदि जो लोग वहाँ थे उनसे पूछताछ की, तो प्रकाश में आया कि एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है और इसमें अभियुक्त की पहचान करते हुए अब उसको हिरासत लिया गया। बताते हैं आपको अगली खबर, चारधाम यात्रा की शुरुआत होने के बाद अभी तक लगभग 22,000 से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाने का काम सुचारू रूप से चल रहा है, जिसके तहत अब तक हजारों व्यवसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे वाहनों की जांच कर सुरक्षित संचालनों को सुनिश्चित करती है। उत्तराखंड प्रवेश द्वार नारसन में बने ग्रीन कार्ड सेंटर में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की जांच कर ग्रीन कार्ड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने वाहनों से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए खास ख्याल रखा गया है। इस बार शौचालय, शुद्ध पेयजल के साथ ही श्रद्धालुओं के आराम करने की बेहतर व्यवस्था की गई है, जिससे उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालु चारधाम व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। सुविधाएं है, AC लगा रखा है, अपने पंखे चल रहे हैं, वॉशरूम भी साफ है और यात्रियों के लिए जैसे आपने यहाँ पे गद्दे भी बिछा रखे हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आराम करने के लिए सिर्फ चेयर पे नहीं तो लेट भी सकते हैं। तो बड़ी अच्छी सुविधाएं कर रखी है आपने यहाँ पे, अच्छा लगा देख के। वेटिंग रूम है यहाँ पे, एयर कंडीशनर है विद द फैमिली, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत वेट करना पड़ रहा है।
जो भी प्रोसेस है उसको करने के लिए प्रॉपरली पानी है, प्रॉपरली एसी है, तो काफ़ी अच्छे से मतलब जो वेटिंग टाइम है उसको मतलब फैसिलिटेट किया गया है। देखिए, नारसन जो है हमारा बॉर्डर पर स्थित एक प्रवेश द्वार है और जैसे ही उत्तराखंड में कोई भी आदमी प्रवेश करता है तो उत्तराखंड की छवि उसके दिमाग में जाती है। तो इसी चीज़ को हमने दिमाग में रखते हुए एक उत्तराखंड जो हमारा नारसन ग्रीन कार्ड सेंटर है उसको इस प्रकार से डेवलप किया कि जो भी यात्री हैं, श्रद्धालुगण हैं जो ऊपर की यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पर उनको ग्रीन कार्ड बनाने के दौरान थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ता है, विश्राम करना पड़ता है। तो इस दौरान उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। तो अगर हम देखें, जैसे बाहर व्यक्ति प्रवेश करते हैं, वाहन से अपना उतरते हैं, तो उनको स्वच्छ पीने का पानी, हमें ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।